नमस्कार, मैं अन्नू शर्मा हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम अब आगे करेंगे छायावाद। लेक्चर तक हमने कर लिया है। आधुनिक काल के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद पे लेक्चर हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आज जो हम करेंगे लेक्चर वो है हमारा प्रेम एवं प्रगीत कविता के कवि। तो ये जो हम कर रहे हैं वो है उत्तर छायावाद का एक भाग। उत्तर छायावाद के अंतर्गत हमने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य धारा जो उसके जो प्रमुख कवि हैं उन पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं वो है उत्तर छायावाद पे। तो सब समझ लेते हैं कि आखिर ये उत्तर छायावाद है ना। उत्तर छायावाद से मतलब छायावाद के बाद, है ना। छायावाद में हमने अपना 5 लेक्चर दे दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आप लोग को छायावाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। आप सीक्वेंस में ही वीडियो देखिए, पहले जो चीज़ें पढ़ा दी जा रही हैं उसके बाद ही देखिए वीडियो। छायावाद का 1, 2, 3, 4, 5 लेक्चर देखिए, उसके बाद ही उत्तर छायावाद को पढ़िए ताकि चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके समझ में आए। तो उत्तर छायावाद क्या है? उत्तर छायावाद जो है छायावाद के उत्तरार्ध की एक विशिष्ट काव्य धारा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है ये? उत्तर छायावाद के बाद की, ठीक है। उत्तर छायावाद क्या है? छायावाद के बाद की क्या है? छायावाद के बाद की विशिष्ट काव्य धारा है, ठीक। काव्य धारा क्या कहलाई? वो उत्तर छायावाद, ठीक है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि छायावाद जो है, छायावाद से ही, जो छायावाद के लगभग 1930 से ही, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कब से? 1930 से ही छायावाद के समानांतर बहुत सी धाराएं चलने लगी थी, ठीक है। इस धारा के अंतर्गत ही कौन कौन सी धाराएं हैं जो ये उत्तर छायावाद जो है उसी के समानांतर था, ठीक है। उत्तर छायावाद और जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, ये दोनों ही छायावाद के समानांतर ही चली थी, ये ध्यान रखना है चीजें, ठीक है। और अब देख लेते हैं कि उत्तर छायावाद में जो है, उत्तर छायावाद में कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। ध्यान रखनी है चीजें, पूछा जाता है उत्तर छायावाद के प्रमुख कवियों का नाम अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर छायावाद में कौन कौन से प्रमुख कवि है। सबसे प्रमुखता से अगर किसी कवि का नाम लिया जाता है तो वो है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उत्तर छायावाद में सबसे प्रमुखता से इन्हीं का नाम लिया जाता है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है वो है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, जो चीजें लिख रही हूं उस पर भी आप लोग उससे भी नोट करते चल रहे होंगे, मैं आशा उम्मीद करती हूं आप लोगों से। उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है नरेंद्र शर्मा। इसके अलावा रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका विशेष रूप से नाम आता है किससे? इनका विशेष रूप से नाम आता है उत्तर छायावाद के अंतर्गत, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, जिन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं विस्तृत रूप से, रामधारी सिंह दिनकर तथा शिवमंगल सिंह सुमन की कुछ कविताओं के कारण, उनकी कुछ कविताओं के कारण भी इनको कहाँ रखते हैं? उनकी जो कुछ कविताएं हैं, जिस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, इन रचनाओं के कारण इन्हें भी
कभी कभी उत्तर छायावाद से इनका भी कुछ कुछ जुड़ाव दिखता है। ठीक है, अब समझते हैं, ये तो हुई उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि। अब हम समझते हैं कि आखिर ये छायावाद और उत्तर छायावाद में अंतर क्या है। उत्तर छायावाद आखिर नाम दिया क्यों गया। ठीक है, उत्तर छायावाद या फिर छायावाद जो है उत्तर छायावाद से किस प्रकार अलग है। ठीक है, तो छायावाद उत्तर छायावाद में एक तरह से हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे कि वो कौन से कारण थे जिसने छायावाद से अलग तरह की कुछ काव्यधारा, कुछ कविताओं को लेकर, हाँ, नाम क्या दे दिया गया उसे, उत्तर छायावाद। आखिर वो कौन कौन से कारण थे। तो ये ध्यान रखना है कि उत्तर छायावाद है वो मानसिकता की दृष्टि से छायावाद से काफी भिन्न है। ये बहुत प्रमुख, एक तरह से मैं जो लाइन कह रही हूँ, जो मैं पंक्ति कह रही हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग चीजें याद रखिएगा कि छायावाद उत्तर छायावाद एक नहीं है। मानसिकता की दृष्टि से इनमें बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है, जो छायावाद था, ठीक है, छायावाद में लिख देती हूँ ताकि आप लोग के लिए सहूलियत हो। छायावाद में हमें क्या देखने को मिलता है, छायावाद में जो है अध्यात्म देखने को मिलता है, रहस्यवाद देखने को मिलता है। ठीक, और इनका प्रेम किस प्रकार का है। जो छायावाद के कवियों का जो प्रेम है, वो जो प्रेम, एक तरह से मैं कहूं प्रेम किस प्रकार का है, वो है अशरीरी स्तर का। ठीक है, शरीर से संबंधित उन्होंने कोई कविताएं नहीं लिखी हैं। ये किसकी विशेषताएं बता रही हूँ, छायावाद की विशेषताएं बता रही हूँ। ध्यान रखनी है चीजें। छायावाद में हमें क्या देखने को मिलता है, अध्यात्म देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने पांचों लेक्चर को ध्यान से पढ़ा है तो आप लोग पूरी तरह से कोरिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से। छायावाद में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, अध्यात्म देखने को मिलता है, रहस्य देखने को मिलता है। रहस्यवादी कवित्री कौन कहलाई हैं, मैंने बताया था, रहस्यवादी कवित्री आप लोग कमेंट में बताएंगे। छायावाद में अध्यात्म देखने को मिलता है, रहस्य देखने को मिलता है, और प्रेम, इनका प्रेम किस प्रकार का प्रेम है, शारीरिक प्रेम नहीं है, अशारीरिक। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, इसमें इस प्रकार के जो कवियों की कविताओं की किस प्रकार की विशेषता है, पवित्रता है। ठीक है, और वह श्रद्धा मूलक है। ठीक है, जो चीजें वहां पे लिखी गई हैं वो किस प्रकार की हैं, श्रद्धा मूलक है। तो वहीं, और इसके अलावा क्या है, दुख है। विशेष रूप से दुखवादी कवित्री कौन कहलाई हैं, महादेवी कहलाई है ना, बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित रही हैं। ठीक है, वेदना है उनके कविताओं में। ठीक है, इस पर पंत की बहुत प्रसिद्ध कविता भी है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ये किस प्रकार की, किन चीजों की प्रधानता है, वेदना की प्रधानता है। ठीक है, तो वहीं ये ध्यान रखना है, जो ये तो हुई हमारी छायावाद की बात। अब जो उत्तर छायावाद है, उत्तर जो छायावाद है उसमें किस किस प्रकार की प्रधानता रही है, अब ये ध्यान रखना है। उसमें क्या है, इसमें जो है यौवन का अधैर्य, एक तरह से मैं कहूं केंद्र में है, केंद्र में है। ठीक है, जहां हम छायावाद के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें रखते हैं, छायावाद के अंतर्गत हम अध्यात्म रखते हैं, रहस्य रखते हैं, उनका प्रेम किस प्रकार का है, अशारीरिक। ठीक है, पवित्रता है, वहां श्रद्धा है, दुख है, वेदना है। वहीं जो उत्तर छायावाद है वह बिल्कुल ही इसके विपरीत। यहाँ यौवन में जो अधैर्य का वर्णन किया गया है, शारीरिक प्रेम किस प्रकार का प्रेम है, वहाँ शारीरिक प्रेम है।
ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे और हम उनकी विशेषताओं पर बात करेंगे उत्तर छायावाद की, तो आप लोग और चीज़ें समझ पाएंगे। तो अब चलिए हम विशेषताओं पे कुछ बात कर लेते हैं कि छायावाद की उत्तर जो छायावाद है, उत्तर छायावाद की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। ठीक है, उत्तर छायावाद की विशेषता, उत्तर छायावाद की विशेषताएं। ठीक है, सबसे प्रमुख सबसे प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो है अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम पर बल। ये सबसे प्रमुख विशेषता है इस किसकी, उत्तर छायावाद की। अशरीरी प्रेम कहाँ प्रमुख भूमिका निभा रहा है, अशरीरी प्रेम जो है और वो कहाँ है, छायावाद में है। और वहीं उत्तर छायावाद में आते आते वो प्रेम किस में बदल रहा है, वो शारीरिक प्रेम में बदल रहा है। ठीक है, जो दिनकर ने उर्वशी, ठीक है, इसके अलावा किस लोगों ने शारीरिक प्रेम को रखा है, देख सकते हैं इसमें दिनकर ने रखा है, दिनकर, इसके अलावा नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। ये जो कवि हैं उन्होंने लगभग अपनी प्रेम की कविताओं को शारीरिक प्रेम पे केंद्रित रखा है। ध्यान रखेंगे दिनकर किस कविता के माध्यम से कहला रहे हैं, दिनकर जो है उर्वशी के माध्यम से कहला रहे हैं। ध्यान रखेंगे, उर्वशी के बारे में हमने पढ़ा है, उर्वशी पे उनको कौन सा पुरस्कार मिला है ये बताएंगे मुझे आप लोग कमेंट में। कब इसका प्रकाशन वर्ष मुझे बताएंगे, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है वो बताएंगे, और कब मिला मुझे ये बताएंगे। अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक में, वो है जो अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को किसने महत्व दिया है, दिनकर ने, नरेंद्र शर्मा ने और रामेश्वर शुक्ल अंचल ने। ठीक है, और इन्होंने अपनी कविता के केंद्र में किसे रखा है, शरीरी प्रेम को। ध्यान रखेंगे चीज़ें। ठीक है, आई होप कि आप लोग चीज़ें समझ रहे होंगे, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ न केवल समझ रहे होंगे, आप लोग उसे नोट भी कर रहे होंगे। देखिए कोई सारी चीज़ें स्लाइड में लाना संभव नहीं है। ठीक है, आप लोग को बताना समझाना भी जरूरी है, इसलिए कुछ चीज़ें लिख के समझाई जा रही हैं ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। और लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपके कोई डाउट ही ना बचे। ये है नंबर 1 विशेषता। ठीक है, अब दूसरी विशेषता समझते हैं। हमारी दूसरी विशेषता है मौज मस्ती का भाव। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसको। तो मौज मस्ती का जो भाव है उसे क्या कहते हैं, एक तरह से मैं कहूँ उत्तर छायावाद का, ये तो उत्तर छायावाद का मैं कह सकती हूँ प्राण तत्व है। ठीक है, प्राण तत्व है। ठीक, ये कवि छायावादियों की तरह चिंता और वेदना में घुलने को तैयार ही नहीं थे। ये ध्यान रखना है, जहाँ छायावाद में क्या चीज़ की प्रधानता है, चिंता की प्रधानता है, वेदना की प्रधानता है। ठीक है, यहाँ वहीं उत्तर छायावाद में आता है तो ये कवि जो है चिंता और वेदना में घुलने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि क्या करना चाहते थे, बल्कि जीवन के हर संघर्ष, हर तनाव को पूरे साहस और जिंदादिली के साथ स्वीकार करते थे। ये ध्यान रखना है। ठीक है, वेदना चिंता में घुलने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। क्या चाहते थे, अपने जीवन के हर संघर्ष को, हर तनाव को पूरी साहस और जिंदादिली के साथ स्वीकार करना चाहते थे। ठीक है, क्षणों में ही आनंद ले लेने का भाव, क्षण में ही आनंद ले लेने का भाव। ठीक है, इन्हें कहाँ पहुंचाता है, ये ध्यान रख लेंगे कुछ चीजें कि इन्हें जो है नोट कर लीजिए, नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए कि या फिर सुन लीजिए, क्षण
क्षण में ही आनंद चाहते थे, क्षण, ठीक है, लिख देती हूं मैं, क्षणों में ही आनंद ले लेने का भाव, क्षणों में ही आनंद ले लेने का या फिर ले लेने की भावना इन्हें कहाँ पहुंचाती है? इन्हें प्रगतिवादियों या फिर प्रयोगवादियों, प्रगतिवाद नहीं कहेंगे, प्रयोगवाद कहेंगे, प्रयोगवाद जैसी भावभूमि पर पहुंचाती है, जैसी भाव भूमि पर पहुंचाती है। एक तरह से उन्होंने क्या पहुंचाती है, एक तरह से उन्होंने प्रयोगवादियों के लिए क्या तैयार कर दिया? पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ठीक है, ये क्या चाहते थे? क्षण में ही आनंद ले लेना चाहते थे, ठीक है। अब एक और चीज यहां ध्यान रखने की जरूरत है, वो है जो उत्तर छायावाद की एक विशेष उपधारा चली थी, उसे कुछ लोग क्या नाम देते थे? उसे कुछ लोग देते थे हालावाद। आप लोगों ने सुना भी होगा, उत्तर छायावाद के अंतर्गत कुछ लोग इसे हालावाद ही कह देते हैं, ठीक है, हालावाद। हाला से क्या तात्पर्य होता है? हाला से तात्पर्य होता है मदिरा, ठीक है, मदिरा। और वाद से क्या तात्पर्य होता है? वाद से तात्पर्य होता है सिद्धांत, ठीक है, मदिरा, या फिर इसको साकी भी कहते हैं, ठीक है। बहुत से कविताओं में ये देखेंगे आप लोग, साकी, इन मदिरा और साकी को प्रतीक के रूप में लिया गया है हालावाद में, ठीक है। और ये मैं लिख देती हूं यहां पे, प्रतीक मदिरा और साकी ये किस प्रकार प्रयोग में आने लगे? प्रतीक के रूप में प्रयोग आने लगे, ठीक है, प्रतीक के रूप में। और एक और बात ध्यान रखना है, हालावादियों पे किसका प्रभाव पड़ा है? तो हालावादियों पे उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव पड़ा है। ध्यान रखेंगे, उमर खयाम, उमर खयाम की रुबाइयों लिख देती हूँ, इनका क्या पड़ा है? रुबाइयों का प्रभाव पड़ा है, किस पर? हालावाद पर। रुबाइयों मतलब रुबाइयों से तात्पर्य होता है कि चार लाइन की पंक्ति जिसमें एक तरह से वो कविता बन जाती है, ठीक है। तो हालावाद में पहला किसका प्रभाव पड़ा है? उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव पड़ा है। अगर दूसरे की बात की जाए तो करूं तो दूसरे पर जो दूसरा प्रभाव पड़ा है वो है उर्दू शायरी का भी प्रभाव पड़ा है, ठीक है। उर्दू शायरी जिसमें क्या करते थे? जिसमें मदिरा और साकी जैसे प्रतीकों के माध्यम से बेहद धारदार बातें कही जाती थी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। उर्दू शायरी में क्या करते थे? मदिरा और साकी के माध्यम से धारदार बातें की जाती थी, ठीक है। और अब ये ध्यान रखेंगे, हालावाद के जो प्रवर्तक एक तरह से कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। और उनकी कौन सी कविता कहलाती है? सबसे प्रमुखता से तो नाम लिया जाता है मधुशाला का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, किसका? मधुशाला का, ठीक। जो मधुशाला ही उनको क्या करता है? मधुशाला ने ही उनको एक तरह से पहचान दिलाई बड़े बड़े मंच पर, ठीक है। और मधुशाला, इसके अलावा एक है मधुबाला और मधु कलश। ये ध्यान रखेंगे, इसके माध्यम से ही एक तरह से मैं कहूं कि प्रतिष्ठा प्राप्त हुई किसी हालावाद को, ठीक है। अब आगे चलते हैं और कुछ समझ लेते हैं चीजें। और इसकी प्रमुख विशेषताओं में हमने बात कर ली। तीसरी विशेषता है इसमें इहलौकिक जीवन की केंद्रीयता। इहलौकिक जीवन, ध्यान रख लेंगे चीजें। अगर पूछ लेता है यूजीसी नेट में, बहुत से ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप लोग को
चुनना पड़ता है कि कौन सी विशेषता है। तो जो मैं बता रही हूँ उसे आप लोग नोट करते चलिएगा। इहलौकिक जीवन की केंद्रीयता, ये क्या है, उत्तर छायावाद के प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, जहां छायावाद के सभी कवियों ने क्या किया, परलोक व अध्यात्म की साधना करते थे वो। ठीक है, परलोक की साधना करते थे, अध्यात्म की साधना करते थे। वहीं उत्तर छायावादियों ने स्पष्ट तौर पर परलोक का निषेध किया है। ध्यान रखना है, जहां छायावादियों ने क्या किया है, जहां छायावादियों ने परलोक का, अध्यात्म का की साधना की है, तो वहीं उत्तर छायावाद में आते आते क्या हुआ है, उत्तर छायावाद के जो लेखक हैं, जो कवि हैं मैं कहूँ, तो उन्होंने पूरी तरह से परलोक जो है उसका क्या किया है, निषेध किया है। और किस पर विश्वास करते थे, इहलोक पर। ठीक है, और उसकी प्रसिद्ध पंक्ति जो हम बच्चन की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि इस पार प्रिय तुम हो, मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। अर्थात परलोक में न जाने क्या होगा, लेकिन इहलोक में क्या है, इस लोक में इस पार प्रिय तुम हो, मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। इस जो मैं पंक्ति कह रही हूँ बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की, आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग चीज़ें समझ रहे होंगे। और अब एक और चीज़ समझाना मैं चाह रही हूँ, वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी की एक कोटेशन है उनका, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध एक कोटेशन है जिससे आप लोग समझ सकते हैं उत्तर छायावाद और छायावाद में अंतर। वो कहते हैं कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काल के बीच था। ध्यान रख लेंगे, मैं लिख देती हूँ ये परिभाषा, पूछ लिया जाएगा अगर, तो ध्यान रखना पड़ेगा। वो कहते हैं कि छायावाद और उत्तर छायावाद, आई होप कि आप लोग उत्तर छायावाद को पूरी तरह से समझ गए होंगे। वो कहते हैं छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही अंतर है, वैसा ही संबंध है, या कहूँ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। ये प्रसिद्ध जो कोटेशन है वो किसका है, ध्यान रख लेंगे, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। और इसमें वो क्या समझाना चाह रहे हैं, इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि छायावाद की जो आध्यात्मिकता और अशरीरी रोमानियत उत्तर छायावाद में वैसे ही भंग हुई जैसे रीति काल के दरबारी और लौकिक काव्य में भक्ति काव्य की आध्यात्मिकता खारिज हुई थी। ध्यान रखेंगे, जो भक्ति काल में जो हम आध्यात्मिकता थी भक्ति काल में, वो रीति काल में आते आते पूरी तरह से क्या हुई थी, खारिज हुई थी। उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार छायावाद में जो आध्यात्मिकता थी, परलौकिकता थी, उत्तर छायावाद में आते आते वो किस में बदल गई, यह लौकिक में बदल गई। और आध्यात्मिकता जो आध्यात्मिकता रह ही नहीं गई, परलौकिकता इहलौकिकता में बदल गई। जो अशरीरी प्रेम था वो किसमें, शरीरी प्रेम में बदल गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैं समझाना चाह रही थी। उत्तर छायावाद में अंतर, जो भी मैंने विशेषताएं बतलाई, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब चलिए स्लाइड देख लेते हैं एक बार। तो छायावाद की ही एक तरह से उत्तर छायावाद की ही एक ये जो प्रेम एवं प्रगीत कविता के कवि हैं, जो प्रमुख कवि हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो यूजीसी नेट
या फिर टीजीटी पीजीटी जो भी हिंदी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम चीज़ें रटवाना नहीं, हम चीज़ें याद करवाना चाहते हैं और समझा के। तो यहाँ ध्यान रख लेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व छायावाद को वैयक्तिक कविता कहा है। किस प्रकार की कविता है? उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद जो है वैयक्तिक गीत की कविता है, ठीक है। व्यक्ति यहाँ प्रमुख हो गया है। अब इसके प्रमुख कवि, आई होप कि ये तो चीज़ें आप लोग को याद ही हो गई होंगी। भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, हरिकृष्ण प्रेमी, नरेंद्र शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली और रमेश्वर शुक्ल अंचल। जन्म वर्ष ध्यान रखेंगे, रमेश्वर शुक्ला अंचल का जन्म वर्ष ध्यान रखेंगे 1915। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन का ध्यान रखेंगे 1907। भगवती चरण वर्मा का भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो वो भी ध्यान रख लीजिए, हमें परीक्षा में कुछ ना छूटना चाहिए, 1903। इसके अलावा नरेंद्र शर्मा का भी 1-2 बार पूछा है, 1913। कम से कम ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। एक मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। एक मिनट, थोड़ा समय दे दीजिए। अच्छा ठीक है, जो भी जैसे भी हो थोड़ा देख लेंगे, आप लोग मैनेज कर लेंगे। चलते हैं अब आगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ लिया है। अब देख लेते हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जो है वो उत्तर छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं। ये तो ध्यान होगा ये आप लोग को, ये क्या है, उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। कौन? हरिवंश राय बच्चन, ठीक। और ये किस प्रकार के कवि हैं? इन्होंने व्यक्तिक गीत, कविता या हालावादी काव्य को शिखर तक पहुंचाने का कार्य जिन्होंने किया है वो कौन है? जो व्यक्तिक कविता और हालावादी जो कविता है उसे शिखर तक पहुंचाने का जो कार्य किया है वो किसने किया है? हरिवंश राय बच्चन ने किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, उनकी कुछ रचनाएं देख लीजिए। इनकी रचनाओं को थोड़ा क्रम से ध्यान भी रख लीजिए, पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है। तो उनकी कविताओं में है मधुशाला, 1935 में है। मधुशाला कब है? 1935 में। मधुशाला 1935 में है। और मधुबाला कब है? 1936 में। मधु कलश 1937 में। मधुशाला, बाला और कलश। मधुशाला में गए, बाला मिली, तो यहाँ से ट्रिक्स बना लीजिए ताकि चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। इसे गलत वे में नहीं लीजिएगा, मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें स्पष्ट तरीके से ध्यान रहे। शाला, फिर बाला, फिर कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, ये पूछता है। ये यहाँ तक क्रम तो आप लोग को ध्यान होना ही चाहिए। एकांत, निशा निमंत्रण कब? 38 में। एकांत संगीत, मधुशाला, ये क्रम से चीज़ें होनी चाहिए। और हरिवंश राय बच्चन के बारे में बताया मैंने। कुछ हरिवंश राय बच्चन के बारे में जान लेते हैं कि उत्तर छायावाद को शिखर तक पहुंचाने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन। ये किस प्रकार के कवि हैं? तो ये ध्यान रखेंगे कि ये व्यक्तिक गीत और हालावादी काव्य को शिखर तक पहुंचाने वाले कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। और यहाँ आती हूँ मैं। और बच्चन का जन्म कब हुआ था? बच्चन का जो जन्म हुआ था 1907 में, ठीक। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ स्थान में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद में, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, जो भी वहाँ हुआ था। और आप लोग को अगर पता ही होगा कि 1952 में कहाँ चले गए थे ये? इंग्लैंड, ठीक है। और वहाँ जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है वहाँ से इन्होंने
अंग्रेजी साहित्य पर शोध कार्य किया था। ठीक है, ध्यान रख लेंगे ये सारी चीजें। अभी मैंने जो बताया था जब मैं पढ़ा रही थी, तो हालावाद के अंतर्गत मैंने बताया था ना चीजें कि ये उमर खयाम की रुबाइयों से उमर खयाम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित थे। कौन? बच्चन। ध्यान रखेंगे चीजें, जो भी मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ उसे नोट करते चलिएगा। जब ये अपने काव्य के आरंभिक दौर में थे बच्चन, तो उमर खयाम की रुबाइयों से विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। ठीक है, और उनकी जो मधुशाला है, वो मधुशाला जो उनकी प्रथम रचना ही है, मधुशाला, ये विशेष रूप से किससे प्रभावित होकर लिखी गई है? ये विशेष रूप से उमर खयाम की रुबाइयों से प्रभावित होकर ही लिखी गई है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, आप लोग को रखनी ही होंगी। और मधुशाला को मंच पर अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। ठीक है, और जिसने क्या किया, जिसने बच्चन काव्य प्रेमियों के लोकप्रिय कवि बन गए। ठीक है, और किस कविता से? मधुशाला से। ठीक, और ये जो है बच्चन बड़े ही साहस, धैर्य और सच्चाई के साथ सीधी सीधी बातें करते थे। ये ध्यान रखना है। उनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, अगर छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। तो देख रहे हैं आप कितनी साहस के साथ, कितनी धैर्य के साथ, सच्चाई के साथ वो कह रहे हैं चीज़ें। और आप लोग के सिलेबस में लगा हुआ है क्या भूलों को याद करूं, उसमें उन्होंने अपने जीवन को बेबाक तरीके से सामने रखा है। ठीक है, पढ़ाया जाएगा वो भी आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे धीरे धीरे सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। और एक और चीज़ रख लेना है, एक क्या याद रख लीजिए कि बच्चन के भीतर कुछ हद तक वैसी ही स्वच्छंद प्रवृत्ति दिखाई देती है जैसा किसमें हमें दिखता है, जैसा हमें दिखता है श्रीधर पाठक में। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। यह लौकिक की वास्तविकता पर बल देना और जीवन को सहजता और मस्ती के भाव से जीना बच्चन की चेतना में हमेशा शामिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर छायावाद की तो विशेषता ही है यह लौकिक पर बल देना। ठीक है, और जीवन को सहज तरीके से जीना। और बच्चन की भी एक तरह से विशेषता रही है। उन्होंने इस तरह से जीवन भी जिया है कि उन्होंने क्या किया है, यह लौकिक की वास्तविकता पर बल दिया है। ठीक है, अभी क्या है उसे देखना है, परलोक के बारे में अभी नहीं सोचना है। ठीक है, यह लौकिक की वास्तविकता पर बल दिया है उन्होंने, और जीवन को बहुत सहजता और मस्ती के भाव से जिया है। ठीक है, किसने? बच्चन ने। ठीक है, और मैंने जो प्रसिद्ध पंक्ति बताई थी कि यह लौकिक बल जो देते हैं, वो मुझे कमेंट में बताइए कौन सी पंक्ति है। इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। ठीक, ये क्या बल दिया जा रहा है? यह लौकिक पे बल दिया जा रहा है ना, परलोक में क्या होगा ये मुझे नहीं पता। वो ठीक है, वो अभी जो चीज़ें हैं उस पर बल दिया गया है। तो मधुशाला ध्यान रख लेंगे 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939 है, आकुल अतर ये उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये सतरंगिनी पूछा गया है 1945 में। हलाहल भी उतना नहीं पूछा गया, लेकिन बंगाल का अकाल पूछा गया है। ठीक है, बंगाल के अकाल को अकाल है। ठीक है, अ लगा लेंगे। बंगाल के अकाल को आधार बना के बहुत से कवियों, मतलब बहुत से लेखकों ने लेख लिखा है। किन्होंने संस्मरण लिखा है, किसी ने रिपोर्टाज लिखा है। एक रिपोर्टाज भी बहुत प्रसिद्ध है, वो बताइए मुझे किसका रिपोर्टाज है। ठीक है, बंगाल का अकाल नाम से ही है। खादी के फूल उन्होंने संयुक्त रूप से लिखा था। किसके साथ लिखा था? जब मैंने उन्हें पढ़ाया था तो बताया था ना, पंत के साथ क्या था? पंत के साथ उन्होंने खादी के फूल लिखा था। खादी के फूल ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है 48, और मिलन यामिनी 1950 में। ठीक है, ध्यान रखना है ये सारी चीजें। अब है मधुशाला
मधुबाला, मधु कलश, ये 3 रचनाएं हालावाद से संबंधित हैं। आई होप कि अब ये चीज़ें आप लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्तर छायावाद हम बहुत डिटेल से जान चुके हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश तीनों किससे प्रभावित है? हालावाद से प्रभावित है। खादी के फूल बच्चन और पंत के साथ लिखी गई है, जो गांधी की मृत्यु के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, गांधी की मृत्यु के ऊपर कौन सी रचना लिखी गई है? गांधी की मृत्यु के ऊपर, गांधी के मृत्यु के ऊपर कौन सी रचना है? कौन सी रचना लिखी गई है? तो ध्यान रखेंगे कौन सी रचना लिखी गई है? खादी के फूल। ठीक है, खादी के फूल। ठीक। और बंगाल का अकाल फ्रांसीसी राज्य क्रांति की प्रेरणा के रूप में लेकर अपने देश के लोगों में साहस का संचार करना है। फ्रांसीसी क्रांति को आधार बनाकर, ठीक है, अपने देश में क्या करना है? देश के लोगों में साहस का संचार किया गया है। ठीक है, इन्हें हिंदी का बायरन कहते हैं। बायरन कौन थे? सबसे पहले तो यही जान लेंगे कि बायरन क्यों कहा गया है। बायरन एक जो है कवि हैं। ठीक है, और कहाँ के कवि हैं ये भी ध्यान रखेंगे। ये ब्रिटिश रोमांटिक कवि है, ये भी ध्यान रखेंगे। जो बायरन है वो कौन है? ब्रिटिश रोमांटिक कवि है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बायरन कहते हैं। और कहाँ के थे बायरन? इंग्लैंड के थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनकी जो बहुत प्रसिद्ध कविता है, जो बीत गई सो बात गई, माना जीवन में एक तारा था जो बहुत प्यारा था, इस तरह से ये पूरी कविता है। तो ये किसकी है? ये जो है बच्चन की है, जो कि बहुत एक तरह से क्या देती है? प्रेरणा प्रदान करती है कि जो बीत गई सो बात गई, अब आगे बढ़ो अपने जीवन में, है ना। चलते हैं अब आगे। बच्चन को क्षयी रोमांस का कवि कहते हैं। क्षयी रोमांस से क्या तात्पर्य है? क्षय से मतलब है कि क्षणिक, क्षण का महत्व बताया ना मैंने। उत्तर छायावाद को क्षण में जी लेना चाहते थे। ठीक है, और इसी आधार पर उन्हें किससे जोड़ा जाता है? इसी आधार पर उन्हें जो है प्रयोगवादियों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि क्षयी रोमांस का कवि किसे कहते हैं? क्षयी रोमांस का कवि किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं क्षयी रोमांस का कवि? ध्यान रखेंगे बच्चन को। ठीक, क्षय अर्थात क्षणिक, क्षण को महत्व दिया गया है। क्षण में वो सारी चीजें पा लेना चाहते हैं, जी लेना चाहते हैं जीवन को, है ना। अब नरेंद्र शर्मा जन्म कब हुआ है? 1913। ये गीतकार थे, ये ध्यान रखेंगे कौन थे? गीतकार थे। और रचनाएं क्या है? प्रभात फेरी, बहुत बार पूछा गया है। प्रभात फेरी साथ में किसकी है ये तो ध्यान रखना ही है, और कब लिखी गई है ये भी ध्यान रखना है। प्रभात फेरी 1938। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रभात फेरी किसकी है? नरेंद्र शर्मा जी की। और प्रवासी के गीत भी ध्यान रखेंगे, दोनों प्रभात फेरी और प्रवासी गीत कब? 38 में। ठीक है, प्रभात फेरी तो बहुत पूछा गया है और प्रवासी के गीत भी पूछा गया है। और ये थे कि कौन गीतकार थे भी? नरेंद्र शर्मा। ठीक है, और इसके अलावा देख लीजिए जो भी चीज़ें हैं, कामिनी, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशय, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है आप लोग को प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत। ठीक है, आगे चलते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है ये क्या कहलाते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है ये मानसलवाद के प्रवर्तक कहलाए हैं, ये ध्यान रखना है। मानसलवाद के प्रवर्तक क्यों कहलाए हैं? मानसलवाद के प्रवर्तक इसलिए कहलाए क्योंकि ये जो है वो एक तरह से मैं कहूँ नायिका के नक्सिक वर्णन की रचना करते थे। उसके एक एक अंग प्रत्यंगों को लेकर रचना करते थे। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? इसलिए इनको जो है
मानसलवाद कहा गया, इसके प्रवर्तक के रूप में कहा गया है। ठीक है, इनकी एक अपराजिता, ध्यान रख लेंगे, अपराजिता पूछा गया है किसकी रचना है, तो अपराजिता। इसके अलावा लाल चुनर, करिल भी पूछा गया है। अपराजिता, अपराजिता, करिल और लाल चुनर। जो चीजें मैं बता रही हूं वो तो पूछ याद ही करना है आप लोग को। ठीक है, अपराजिता, करिल और लाल चुनर किसकी, रामेश्वर शुक्लांचल की। जन्म कब हुआ था रामेश्वर शुक्लांचल का, 15 में। ठीक है, वही नरेंद्र शर्मा का जन्म 13 में, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 7 में। ठीक है, अब है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का भी जन्म वर्ष पूछा गया है, कब, 1903 में। इनका मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव, एक दिन, ये प्रमुख रचनाएं हैं। मधुकर्ण ध्यान रख लीजिएगा, प्रेम संगीत ध्यान में रख लीजिएगा, मानव भी पूछा गया है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, प्रसिद्ध पंक्ति, इनकी प्रसिद्ध पंक्ति जो है आप लोगों ने इसे सुना ही होगा कि हम दीवानों की, इसकी दीवानों की क्या हस्ती, हम है इसके आगे। ठीक है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ठीक, और ये ध्यान रख लेना है कि ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति नहीं है। अगर ऑप्शन में रहता है तो हमें किसे टिक लगाना है, ये हमें टिक लगाना है भगवती चरण वर्मा, उनकी रचना है। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन को लेकर, तो ये ध्यान रखना कि उनकी पंक्ति नहीं है, ये किसकी है, ये है भगवती चरण वर्मा की पंक्ति। ठीक, अगर बालकृष्ण शर्मा नवीन की इसी प्रकार की एक पंक्ति है वो देख लीजिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो पंक्ति है वो है, मैं लिख देती हूँ, साकी, बताया था ना उत्तर छायावाद में किसी प्रतीक के रूप में लिया गया है, साकी और मदिरा को। ठीक है, साकी भर भर ला तू अपनी हाला, ये जो है वो किसकी है, ये जो पंक्ति है ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो गीत है आप, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को याद होगा, किसकी है, भगवती चरण वर्मा की। ठीक, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को जो मैं प्रेम और मस्ती का जो बताना चाहती थी, प्रेम और मस्ती की जो कविता, एक विशेष रूप से उत्तर छायावाद क्या है, उत्तर छायावाद की हमने विशेषताओं पे बात की, उनके प्रमुख कवियों पे बात की। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, धन्यवाद आपने देखा इसके लिए।